प्रदेश कर रहे थे और उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में हमने पठार जितने भी हैं प्लाटो उनको कवर किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मुख्य पर्वतों के बारे में। पर पर्वतों को देखें उससे पहले इस पेनिनसुलर प्लाटो रीजन को या प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पुराना भौतिक प्रदेश है, उसके साथ साथ सबसे बड़ा लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है और सबसे बड़ा है और कितने क्षेत्र में फैला है 16 लाख वर्ग किलोमीटर 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में रीजन में फैला हुआ है। और उत्तर से दक्षिण तक इसका अगर डिस्टेंस देखें तो 1700 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है और पूर्व से पश्चिम तक 1400 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। और ऊंचा भाग है, हाइट कितनी है 600 से लगभग 900 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई पाई जाती है। केवल इसमें पठार ही नहीं है, पठारों के साथ साथ इसमें स्थित हैं काफी सारे पहाड़ियां, पर्वत, तो ये सब इसका पार्ट है। और गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा रहा है, बहुत पुराना और कटा फटा पठारी क्षेत्र है और खनिज संपन्न क्षेत्र है। इंडिया का सबसे मिनरल रिच रीजन है पेनिनसुलर प्लाटो रीजन। अब इसमें हमने जो पठार किए थे प्लाटो, हम मेवाड़ का पठार देख चुके हैं। मेवाड़ के पठार पर हमने बनास नदी बहती है वो देखा था। मध्य भारत पठार पर चंबल नदी बहती है और बुंदेलखंड पठार जो है यूपी एमपी में स्थित है और केन और बेतवा नदियां बहती है। मालवा के पठार पर चंबल नदी बहती है, चंबल के साथ साथ अन्य कई नदियां शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बेतवा वो सब बहती हैं। प्लस मालवा का पठार जो है लावा की परत और काली मृदा के लिए विख्यात है और चंबल नदी जो है यहाँ बीहड़ बनाती है। बघेलखंड पठार में मुख्य चीज क्या है, सोन नदी और महानदी के अपवाह तंत्र को, ड्रेनेज सिस्टम को बिल्कुल अलग करता है। फिर छोटा नागपुर पठार हमने देखा था जिसका वेस्टर्न पार्ट पार्टलैंड क्षेत्र कहलाता है, पार्टलैंड या पार्ट क्षेत्र। नेतरहाट पार्ट उसका सबसे ऊंचा भाग है। कई सारी नदियां निकलती है छोटा नागपुर पठार से और इसको सेंट्रल पार्ट से गुजरती है दामोदर नदी, जो इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करती है छोटा नागपुर पठार को। और दामोदर नदी घाटी में क्या मिलता है, कोयला मिलता है, वो भी बिटुमिनस कोयला, काफी उच्च गुणवत्ता का, इसीलिए दामोदर नदी घाटी को रूर घाटी कहते हैं भारत की। और छोटा नागपुर पठार में काफी सारे मिनरल्स मिलते हैं, आयरन ओर, माइका, मैंगनीज और लाइमस्टोन आदि भी मिलते हैं। मेघालय पठार इसी छोटा नागपुर पठार का भाग है और दोनों अलग कैसे होते हैं, राजमहल गारो गैप इन दोनों के बीच में है। किस वजह से बना गैप, मालदा भ्रंश की वजह से, मालदा फॉल्ट के कारण। और मेघालय पठार में आयरन, कोल और उसके साथ साथ यूरेनियम के भंडार भी पाए जाते हैं। प्लस मेघालय पठार की खास बात यह है कि यहाँ पर मौसिन राम और चेरापूंजी नाम के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र भी स्थित हैं। कर्बी आंगलोंग पठार असम में स्थित है और मिकिर और रेंगमा पहाड़ियां इसका भाग है। जैसे मेघालय पठार का भाग है गारो खासी जैंतिया पहाड़ियां, वैसे कर्बी आंगलोंग पठार का भाग है मिकिर और रेंगमा पहाड़ियां। दंडकारण्य पठार जो है ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है मेनली, कुछ इसका भाग तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी है। दंडकारण्य पठार को छत्तीसगढ़ वाली साइड क्या कहते हैं, बस्तर, और उड़ीसा वाली साइड इसको क्या कहा जाता है, कालाहंडी का पठार। और इसके ऊपर जो प्रमुख नदियां बहती हैं वो कौन कौन सी है, इंद्रावती नदी बहती है, सबरी, सिलेरू, इस तरह की रिवर्स बहती है। और मेनली जाना जाता है आयरन और लौहयस के भंडार और बॉक्साइट के भंडार के लिए। और आयरन ओर की लौहयस की एक फेमस खान है छत्तीसगढ़ में जिसका नाम है दल्ली राजहरा। और बॉक्साइट के जो फेमस जिले हैं उनका नाम क्या है, कालाहांडी, कोरापुट और बोलानगिर। लास्ट जो पठार हमने कल देखा था वो है दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटो। ये त्रिभुजाकार पठार है, लावा युक्त है और इसीलिए काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। और सामान्य ढाल इस पठार का कैसा है, पूरब की ओर। और तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना या आंध्रा का पठार और कर्नाटक का पठार। और इन पर विभिन्न नदियां बहती हैं जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेनेरू, तुंगभद्रा, ये सब नदियां इस पठारी क्षेत्र में बहती है। और सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र वाला जो भाग है इस तरफ काली मिट्टी के भंडार थोड़े ज्यादा मिलते हैं, काली मिट्टी का जमाव काफी गहराई तक मिलता है, इसीलिए ये एरिया पर्टिकुलरली कॉटन कल्टीवेशन के लिए, कपास की खेती के लिए जाना जाता है। तो ये सब हमने कल प्लाटो रीजन में देखा था। अब हम बात करेंगे आज पर्वतों की। और पर्वतों की यदि बात करें तो कौन कौन से प्रमुख पर्वत यहाँ इसमें से स्थित हैं, तो एक तो है अरावली पर्वत, फिर मध्य भाग में है विंध्याचल पर्वत, उसके नीचे आ जाता है सतपुरा, फिर यहाँ पश्चिमी घाट, फिर बीच में नीलगिरी पहाड़ियां और दूसरी तरफ ये पूर्वी घाट। तो इन सब पर्वतों को एक एक करके देखेंगे।
सबसे पहले हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे अरावली पर्वत को। तो यही वो पर्वत हैं जो हमने देखने हैं एक एक करके। सबसे पहले अरावली पर्वत को पिक करते हैं। अरावली माउंटेन की लोकेशन यहाँ पे देखिए, गुजरात से होते हुए, गुजरात में पालनपुर गुजरात वाला जो क्षेत्र है वहां से होते हुए दिल्ली में रायसीना की जो पहाड़ियां हैं वहां तक इसका विस्तार है। तो ये है अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत का अगर सामान्य सा आप वितरण देखें, विस्तार देखें, तो कुछ इस तरह से आपको विस्तार देखने को मिलेगा, जो मुख्य रूप से आपको दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा की ओर दिखेगा। तो अरावली पर्वत नॉर्थ ईस्ट से, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक्सटेंडेड है। और अगर इसका विस्तार देखें कि कितनी लंबी है, तो 692 किलोमीटर लंबी है, लगभग 700 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है, 692 किलोमीटर लंबी है। इसमें से ज्यादातर पार्ट जो है अरावली पर्वत का वो राजस्थान में, ये मान लीजिए राजस्थान वाला भाग, ज्यादातर भाग अरावली पर्वत का ये पूरा जो है ये राजस्थान में, और गुजरात में और आसपास के जो राज्य हैं वहाँ बहुत कम भाग है अरावली का। और आसपास के कौन से राज्यों में है वो देखते हैं। तो देखिए, मुख्य रूप से अरावली पर्वत का विस्तार आपको गुजरात में, राजस्थान में, थोड़ा सा हरियाणा में और दिल्ली तक दिखेगा। तो ये यहाँ पे गुजरात में कहाँ से विस्तृत है? पालनपुर से। पालनपुर गुजरात से यहाँ रायसीना की जो पहाड़ियां हैं दिल्ली में, वहां तक इसका विस्तार है, पहाड़ियां। और ज्यादातर जो राजस्थान में पार्ट है, तो राजस्थान में 692 किलोमीटर में से लगभग 550 किलोमीटर जो इसका विस्तार है वो केवल और केवल राजस्थान में ही देखने को मिलता है। जिस तरह से हमने हिमालय पर्वत में देखा था कि वो एक नवीन वलित पर्वत है, नया बना हुआ पर्वत है, वैसे ये पुराना बना हुआ पर्वत है। हिमालय नवीन वलित है, ये प्राचीन वलित है, पुराना बना हुआ पर्वत है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन है ये, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, प्राचीन वलित पर्वत। और ये प्राचीन वलित पर्वत कब बना था? तो ये बहुत पहले बना था। ये बना था मुख्य रूप से प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन पीरियड का माउंटेन। जब कोई पर्वत बहुत पुराना होता है तो धीरे धीरे उसका अपग्रशन होता है या उसका अपरदन होता है, इरोजन होता है, जिसकी वजह से कट के उसकी हाइट धीरे धीरे कम होती जाती है। तो पुराने पर्वतों की हाइट धीरे धीरे कम होती है, और अभी जो नए पर्वत हैं, नवीन वलित पर्वत, जो अभी भी वर्तमान में किसी प्लेट के किनारे पर हैं, उनकी हाइट बढ़ती जाती है। जैसे हिमालय पर्वत अभी भी बढ़ रहा है क्योंकि वो प्लेट की बाउंड्री पर है जहाँ अभी भी फोल्डिंग हो रही है। तो हिमालय तो नया है पर ये पुराना है, और पुराना होने के कारण ही इसकी हाइट धीरे धीरे कम हो चुकी है काफी हद तक। और हाइट कम होने के साथ साथ इसके जो किनारे हैं, उत्तरी और दक्षिणी किनारे, वो भी कटे फटे होते जा रहे हैं, और उसकी लेंथ जो है अरावली की वो भी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। इतना तेजी से नहीं, बट फिर भी काफी कम देखने को मिलती है। पहले अरावली की जब लेंथ बताई जाती थी, दक्षिण से इसका उत्तर तक विस्तार बताया जाता था, तो वो 800 किलोमीटर के आसपास बताया जाता था। पर जो लेटेस्ट वर्तमान में बताया जाता है वो 692 किलोमीटर बताया जाता है इसका विस्तार, साउथ से लेकर नॉर्थ तक। ये कम कैसे हो गया? पहले 800 था, अब ये इतना 700 के आसपास, ये 692 किलोमीटर कैसे हो गया? क्योंकि कटती फटती जा रही है, घिसती जा रही है, और आसपास के क्षेत्र जो है वो वहां से अरावली पर्वत जो है वो कम होता जा रहा है। तो इसी वजह से इसकी हाइट भी कम हो रही है और इसका जो एक्सपेंशन है वो भी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। और इसीलिए ये चिंता जताई जाती है अक्सर कि अरावली पर्वत जो है कहीं लुप्त ना हो जाए, कहीं एकदम से जो है वो धीरे धीरे इसी तरह से कटता फटता और कहीं चला ना जाए। और अगर अरावली पर्वत यहाँ से हट जाएगा तो राजस्थान जो है उसकी जलवायु बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित होगी। तो कुल मिला के अरावली पर्वत का विस्तार इस तरह से है। पुराना पर्वत है, और पुराने पर्वत का बहुत कुछ भाग जो रिमेनिंग पार्ट है वही आज हमें अरावली के जैसे देखने को मिलता है, वरना वास्तविक पर्वत इससे काफी ऊंचा और बड़ा था। और अभी जो शेष भाग हमें अरावली का दिख रहा है उसको हम कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। तो अरावली पर्वत जो है ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है। रेसिडुअल या अवशिष्ट पर्वत का मतलब होता है कि अपरदन की क्रिया के बाद जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसको हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। तो अरावली जो अभी हमें वर्तमान में दिखता है ये अवशिष्ट पर्वत या रेसिडुअल माउंटेन है। अब अरावली पर्वत जो है
ये राजस्थान में एक जलवायु विभाजक की बड़ी भूमिका निभाता है। उसके साथ साथ अगर हम संपूर्ण भारत में देखें, ओवरऑल इंडिया में, तो ये एक जलवायु विभाजक का कार्य करता है। जलवायु विभाजक कैसे हुआ, तो देखिए इंडिया में ये अरावली पर्वत और इसके साथ साथ यहाँ पर ये विंध्याचल पर्वत को जोड़ लिया जाए ब्लॉक डायग्राम के थ्रू, रियल में ये जुड़े हुए नहीं है, और विंध्याचल के साथ साथ सतपुरा को जोड़ लिया जाए, और सतपुरा के साथ साथ पश्चिमी घाट को अगर जोड़ लिया जाए, तो ये जो ब्लॉक डायग्राम आपको दिख रहा है जिसमें आपको ये पर्वत श्रेणियां आपस में जुड़ी हुई नजर आ रही है, तो ये माउंटेन रेंजेस जो हैं ये इंडिया में महान जल विभाजक का कार्य करती हैं, ग्रेट वाटर डिवाइड का काम करती है। ग्रेट वाटर डिवाइड, महान जल विभाजक। क्या होता है ये महान जल विभाजक? तो ये महान जल विभाजक भारत को दो भागों में बांटता है, या भारत के अपवाह तंत्र को, ड्रेनेज सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। और ये जल विभाजक जो है मुख्य रूप से कुछ पर्वत श्रेणियों से बनता है, जिसमें सम्मिलित है अरावली, विंध्याचल, सतपुरा और पश्चिमी घाट। इन सब पर्वतों के कारण इनके पूर्व में जो नदियां हैं वो जाकर गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। जितनी भी नदियां इनके पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और जितनी भी नदियां इन पर्वतों के पश्चिम की ओर है वो नदियां मुख्य रूप से अरब सागर में गिरती हैं, अरेबियन सी में। तो ये जो माउंटेन्स इंडिया के बीच में स्थित हैं ये डिवाइड करते हैं ड्रेनेज सिस्टम को दो पार्ट्स में। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम के बीच में ये ऊंचे पर्वत स्थित हैं। तो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र और अरब सागर अपवाह तंत्र के मध्य भाग में ये पर्वत स्थित है। तो कुल मिलाकर अरावली जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, अरावली पर्वत भारत के महान जल विभाजक का भाग है, उसका पार्ट है, क्योंकि इन माउंटेन रेंजेस में से अरावली भी एक है। तो ये ग्रेट वाटर डिवाइड का पार्ट है अरावली माउंटेन। उसके साथ साथ अरावली पर्वत जो है उसको अगर देखें तो ये खनिज संपन्न एक पर्वत श्रेणी है, मिनरल रिच है, काफी सारे मिनरल्स मिलते हैं अरावली माउंटेन में। मिनरल्स में से अगर हम मेजर मिनरल्स की बात करें तो दक्षिण से उत्तर तक हम मिनरल्स को इस तरह से याद रख सकते हैं, LIC के माध्यम से। तो LIC पार्ट्स में आपको अरावली को डिवाइड करना है। अरावली का जो दक्षिणी भाग है उसमें सीसा मतलब लेड, जस्ता चांदी, लेड, जिंक और सिल्वर, सीसा, जस्ता, चांदी, इसके भंडार मिलते हैं। मध्य भाग जो है अरावली का, जयपुर के आसपास वाला और कुछ वो पार्ट, वहां पे आयरन और लौह के भंडार मिलते हैं। और जो बिल्कुल उत्तरी भाग है अरावली का, खास तौर पर राजस्थान में उत्तर पूर्वी भाग जो है अरावली पर्वत का, वहां तांबे के भंडार मिलते हैं, कॉपर रिजर्व्स पाए जाते हैं। तो अरावली पर्वत श्रेणी क्षेत्र में LIC मिनरल्स मेनली मिलते हैं, लेड, जिंक, सिल्वर, आयरन और कॉपर के रिजर्व्स। तो ये है मुख्य चीजें अरावली पर्वत से रिलेटेड। तो ओवरऑल इसका विस्तार 692 किलोमीटर, राजस्थान में इसका विस्तार 550 किलोमीटर, पालनपुर से रायसीना हिल्स तक, दिल्ली तक विस्तार है। और LIC, अच्छा इसकी चौड़ाई ज्यादा आपको दक्षिण में मिलेगी, उत्तर में जाते जाते चौड़ाई कम हो जाएगी। LIC जैसे मिनरल्स मिलते हैं, सीसा, जस्ता, चांदी, लौहयस्क, तांबा आदि, और पुराना अवशिष्ट पर्वत है ये। तो ये है प्रमुख चीजें। अब इसी को हम नोट्स देख लेते हैं। तो पालनपुर गुजरात से रायसीना पहाड़ियों तक, राजस्थान में अधिकतम भाग है, 550 किलोमीटर राजस्थान में ही है 692 किलोमीटर में से। औसत, अच्छा औसत ऊंचाई और सबसे ऊंची चोटी मैंने नहीं बताई आपको। इसकी जो एवरेज हाइट है वो काफी कम है क्योंकि पुराना पर्वत है, इतनी ज्यादा नहीं है। तो 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, एवरेज हाइट। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर, और ये राजस्थान में है, ये राजस्थान की भी हाईएस्ट पीक है। और इसकी हाइट कितनी है? 1722 मीटर, 1722 मीटर की हाइट है। अब ये जो है ये प्राचीन वलित पर्वत है, प्री कैम्ब्रियन काल में बना था, और अवशिष्ट या रेलिक्ट माउंटेन या रेजिडुअल माउंटेन जो है उसका एग्जाम्पल, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। फिर खनिज संपन्न है, सीसा, जस्ता, चांदी, लौह, तांबा, ये सब यहाँ पर मिलते हैं।
और ये जो श्रेणी है ये महान जल विभाजक का भाग है, जो मैंने आपको यहाँ दिखाया था। जिस तरह से अरावली पर्वत महान जल विभाजक का भाग है, ये सेम लाइन आप कौन कौन से पर्वतों के बारे में लिख सकते हैं? अरावली, विंध्याचल, सतपुरा और पश्चिमी घाट। इन चारों पर्वतों के बारे में जब लिखेंगे तो आप यही लिखेंगे कि ये भारत के महान जल विभाजक का भाग है, अरावली, विंध्याचल, सतपुरा और वेस्टर्न घाट। अब दूसरी श्रेणी हम डिस्कस करेंगे, या दूसरी पहाड़ियां हम डिस्कस करेंगे, और वो है गुजरात की ये पहाड़ियां, जिन्हें गिर पहाड़ियां कहा जाता है। तो देखिए गिर पहाड़ियां, अब आपको याद होगा जब मैंने आपको बताया था तटवर्ती मैदान वाला भाग, तब यहाँ पे हमने देखा था ये जो पार्ट है गुजरात का, इसे कहते हैं काठियावाड़ प्रायद्वीप, काठियावाड़ पेनिनसुला। ऊपर वाला जो पेनिनसुला है ये गुजरात का कच्छ प्रायद्वीप है, और ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है, नीचे वाला जो दक्षिणी भाग है काठियावाड़। और इसी वजह से इनको गिर पहाड़ियों के अलावा इन्हें काठियावाड़ पहाड़ियां भी कहा जाता है, काठियावाड़ हिल्स भी कहा जाता है। तो यहाँ गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कुछ पहाड़ियां जो हैं उन्हीं को काठियावाड़ पहाड़ियों में या गिर पहाड़ियों में सम्मिलित किया जाता है। अब यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियां हैं उनके नाम देखते हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से गिरनार, उसके साथ साथ मांडव, गिरनार, मांडव, ये सब पहाड़ियां यहाँ पर स्थित है इस काठियावाड़ प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, पेनिनसुला रीजन में। और इन पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है इस पर्टिकुलर पार्ट की, उसका नाम है गोरखनाथ चोटी, गोरखनाथ। तो गोरखनाथ यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। उसके साथ साथ ये वाला जो गिर वाला क्षेत्र है, गिर पहाड़ियां, और यहाँ पर जो है ये गिर पहाड़ियां जानी जाती है एशियन लॉयन के लिए, या फिर एशियन जो शेर होता है एशियाई, उसके लिए। और यहाँ पर गिर नाम का एक राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। तो जैव विविधता संपन्न है ये क्षेत्र, बायोडाइवर्सिटी आदि के लिए जाना जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर ये जैन तीर्थ स्थल के लिए भी जाना जाता है। जैन जो पिलग्रिमेजेस हैं या जैनों के काफी सारे मंदिर वगैरह यहाँ पर स्थित हैं। तो ये गिरनार की जो पहाड़ियां स्पेशली ये जैन तीर्थ स्थल के रूप में भी जानी जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन है। यहाँ ये पहाड़ियां कैसे बन गई, उसका ये पीछे तथ्य माना जाता है कि ये जो पेनिनसुलर प्लेटो रीजन है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, इसका उत्तर पश्चिमी भाग, खासतौर पर ये जो पेनिनसुला वाला पार्ट है उसका नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा है जिसमें ये पहाड़ियां स्थित है। और यहाँ पर लावा आदि की जो चट्टानें थी उनके अपक्षय से, इरोजन आदि से ये यहाँ पर इतनी सारी पहाड़ियां बनी हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये पहाड़ियां भी आपको ध्यान होनी चाहिए। तो गिर पहाड़ियों में देखिए क्या क्या चीजें सम्मिलित है। तो एक तो है गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में, और ये 3 पहाड़ियां हैं, और उसमें सबसे ऊंची है गोरखनाथ पहाड़ियां। और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियन लायन के लिए फेमस है वो यहाँ स्थित है। और जैन के कई सारे मंदिर, तीर्थ स्थल या पिलग्रिमेजेस जो हैं वो भी यहाँ स्थित है। तो हम अरावली देख चुके, गिर देख चुके। अब हम बात करेंगे सतपुरा की, विंध्याचल की, फिर सतपुरा की बात करेंगे, सतपुरा श्रेणी। तो देखिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अब विंध्याचल को हम और डिस्कस करें उससे पहले, विंध्याचल एक खंड पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन, खंड पर्वत। खंड पर्वत बनते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए एक लैंडमास है, भूभाग, और इसके ऊपर मान लीजिए कि ये जो हिस्सा है, इस बीच वाले हिस्से पे तो नीचे की तरफ दबाव लग रहा है, और बाकी जो हिस्से हैं उनके ऊपर ऊपर की तरफ, अंदर से, आंतरिक भाग से ऊपर की तरफ दबाव लग रहा है, अर्थ के अंदर से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ दबाव लग रहा है। तो होगा क्या, या तो ये बीच वाला हिस्सा नीचे धंस जाएगा, या फिर ये होगा कि ये जो दोनों साइड के हिस्से हैं ये ऊपर उठ जाएंगे। दोनों ही स्थिति में जो एंड रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा वो क्या होगा, उसमें हमें 2 ऊपर उठे हुए भाग दिखेंगे, और बीच का भाग जो है वो धंसा हुआ होगा इस तरह से। तो ऐसे जो पर्वत होते हैं जिनका निर्माण पूरे खंड के एक साथ ऊपर उठने से होता है, तो उन्हें कहते हैं खंड पर्वत या ब्लॉक माउंटेन्स।
जैसे फोल्ड माउंटेन्स तो अलग होते हैं। फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं, धीरे धीरे फोल्डिंग होती है, धीरे धीरे इस तरह से वलन पड़ता है और वलन के कारण बनते हैं वो वलित पर्वत फोल्डिंग की वजह से। जबकि ऐसे ब्लॉक माउंटेन्स में क्या होता है, पूरा जो लैंडमास है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, उससे ये इस तरह के ब्लॉक माउंटेन्स खंड पर्वत जो है वो बनते हैं, पूरा लैंडमास ऊपर उठने से। तो ये इसी तरह का एक खंड पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है विंध्याचल श्रेणी। अब ये विंध्याचल श्रेणी कहाँ से कहाँ तक स्थित है और कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार है, तो पहले इसका लोकेशन देखिए। ये विंध्याचल रेंज है। इसकी अगर हम स्टेट्स की बात करें, राज्यों की, तो ये वैसे गुजरात से शुरू हो जाती है। गुजरात से होते हुए ये मेनली एमपी में है, मुख्य रूप से एमपी से होते हुए छत्तीसगढ़ और एमपी और यूपी के बॉर्डर रीजन से होते हुए ये बिहार के सासाराम नामक स्थान तक विस्तृत है। तो कुल मिलाकर सिंपल भाषा में इसको कहा जाता है कि गुजरात से लेकर बिहार के सासाराम नामक स्थान तक ये इसका विस्तार देखने को मिलता है। हालांकि जो झारखंड है राज्य, उसमें जो पारसनाथ पहाड़ियां हैं उसको भी किसका हिस्सा माना जाता है, विंध्याचल पर्वत का ही भाग माना जाता है। पर फिर भी मेन रेंज जो है उसमें ये गुजरात से बिहार तक का सेक्शन है। पारसनाथ वाला भी भाग इसी का माना जाता है, पर वो हमने ऑलरेडी देख लिया, छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा पहाड़ है। और इसमें अगर देखें विंध्याचल में तो कौन सी मेजर पहाड़ियां इसका हिस्सा है उनको अब हम देखेंगे। तो ये जो खंड पर्वत है गुजरात से लेकर और आगे बिहार तक विस्तृत, इस खंड पर्वत को विभिन्न नामों से जाना जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक कंटिन्यूस रेंज है, इसमें कई सारी पहाड़ियां वगैरह इसमें सम्मिलित है विंध्याचल श्रेणी क्षेत्र में। तो इसमें क्या क्या सम्मिलित है वो देखिए। सबसे पहले तो गुजरात में जो थोड़ा सा सेक्शन है वो, और एमपी का जो पश्चिमी भाग है, वेस्टर्न पार्ट, वहां पर इस श्रेणी को एक अलग नाम से जाना जाता है। अलग क्या, यही विंध्याचल वाला नाम से जाना जाता है। उसके बाद एमपी का जो मध्य भाग है, सेंट्रल एमपी जिसको कहते हैं, मध्य एमपी, वहां पर इसको अलग नाम से जाना जाता है। और फिर पूर्वी एमपी जो आ जाता है, पूर्वी एमपी, और फिर यूपी छत्तीसगढ़ का बॉर्डर क्रॉस करते हुए बिहार तक, बिहार तक यूपी और छत्तीसगढ़ के बस सीमा क्षेत्र से थोड़ा सा गुजरते हुए आगे बिहार तक इसका नाम अलग है। अब क्या क्या नाम है इसके वो देखिए। सबसे पहले तो इस श्रेणी को कहते हैं विंध्याचल, विंध्याचल। उसके बाद मध्य भाग जो है एमपी का, वहां इसे कहते हैं भारनेर, भारनेर। और लास्ट जो पूर्वी एमपी और बिहार वाला सेक्शन है वहां इसको कहते हैं कैमूर पहाड़ियां, कैमूर हिल्स। और झारखंड में आगे जो पारसनाथ पहाड़ियां वो भी कई बार इसका भाग मानी जाती है। तो मेनली अगर आप देखें तो विंध्याचल, भारनेर और कैमूर जो है पहाड़ियां, वो विंध्याचल का मुख्य रूप से भाग है। और यदि विंध्याचल श्रेणी को हम देखें वेस्ट से लेकर, इसका एक्सटेंशन या इसका विस्तार हमें दक्षिण पश्चिम से, साउथ वेस्ट से लेकर और नॉर्थ ईस्ट तक देखने को मिलता है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक विस्तृत है। अब कितने किलोमीटर दूरी में विस्तृत है, तो इसका अगर एक्सटेंशन देखा जाए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक, तो ये लगभग 1050 किलोमीटर की दूरी में हमें विस्तृत दिखती है। अब इस विंध्याचल श्रेणी क्षेत्र की एमपी में एक सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है सद्भावना, सद्भावना चोटी। और ये जो सद्भावना चोटी क्षेत्र है, इस सद्भावना पीक को इंग्लिश में गुडविल पीक भी कहते हैं, गुडविल पीक। तो ये सबसे ऊंची चोटी है पूरे विंध्याचल श्रेणी क्षेत्र की। विंध्याचल पर्वत से कई सारी नदियों का उद्गम होता है, कई सारी छोटी बड़ी नदियां निकलती हैं, जैसे केन निकलती है, बेतवा निकलती है, और भी कई सारी नदियां जो हैं उनका उद्गम होता है, जैसे माही नदी निकलती है। ये सब रिवर्स मेनली यहाँ से विंध्याचल माउंटेन रीजन से निकलती है। प्लस सबसे ऊंची चोटी आपने देख ली, ये खंड पर्वत है। पर ये खंड पर्वत जो है ये कौन से पत्थर से बना है, तो ये चूना पत्थर से बना है, मुख्यतः लाइमस्टोन जो होता है उससे बना हुआ ये ब्लॉक माउंटेन है। और लाइमस्टोन से बना है इसीलिए लाइमस्टोन जब मेटामॉर्फाइज हो जाता है, कायांतरित हो जाता है, तो उससे क्या बनता है, संगमरमर बनता है, मार्बल बनता है।
और विंध्याचल रेंज की वजह से ही, श्रेणी की वजह से ही एमपी में संगमरमर या मार्बल जो है उसके काफी भंडार देखने को मिलते हैं। और ये जो विंध्याचल रेंज है, इसी विंध्याचल श्रेणी क्षेत्र में एमपी में एक बहुत फेमस स्थान है जिसका नाम है पन्ना। एमपी में जो पन्ना नाम का ये स्थान है, ये जाना जाता है हीरे के भंडार के लिए या डायमंड रिजर्व्स के लिए। तो इस विंध्याचल श्रेणी क्षेत्र में पन्ना नाम का स्थान भी है जो हीरे के लिए विख्यात है, डायमंड रिजर्व्स के लिए फेमस है। और यदि हम विंध्याचल श्रेणी को देखें, विंध्याचल रेंज को, तो नर्मदा नदी घाटी जो है, नर्मदा भ्रंश घाटी जिसको कहते हैं, रिफ्ट वैली, वो विंध्याचल माउंटेन के ठीक दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ ये नर्मदा रिफ्ट वैली, नर्मदा भ्रंश घाटी। तो विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है, जो कि एक खंड पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन। देखिए ब्लॉक माउंटेन में ऐसे, जैसे मान लीजिए ब्लॉक माउंटेन है, बीच में रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी। और विंध्याचल और सतपुरा जो माउंटेन्स हैं, उनके बीच में जो भ्रंश घाटी है, ये भ्रंश घाटी कौन सी नदी की है? नर्मदा नदी। तो विंध्याचल और सतपुरा पर्वत के बीच में नर्मदा भ्रंश घाटी, और विंध्याचल नर्मदा भ्रंश घाटी के उत्तर में स्थित है या उत्तरी सीमा का निर्माण करता है। तो ये कुछ प्रमुख चीजें हैं विंध्याचल पर्वत की। तो देखिए विंध्याचल माउंटेन से रिलेटेड जो चीजें हैं, सबसे पहले ही चीज, चूना पत्थर से निर्मित खंड पर्वत है जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर 1050 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। और उसके बाद यदि देखें तो अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बिल्कुल पृथक करता है, सेपरेट करता है। इसीलिए आपको याद होगा हमने सेंट्रल हाईलैंड देखा था, मध्यवर्ती उच्च प्रदेश, जिसमें सेंट्रल हाईलैंड में काफी सारे पठार सम्मिलित किए जाते हैं। और वो कौन से पठार थे? जो विंध्याचल के ठीक उत्तर में स्थित थे। तो विंध्याचल माउंटेन जो है वो इंडिया को नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया वाले सेक्शन में डिवाइड करता है, भागों में विभाजित करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सतपुरा नहीं माना जाता, विंध्याचल माना जाता है मेनली। और नर्मदा भ्रंश घाटी, जैसे मैंने अभी बताया, नर्मदा भ्रंश घाटी के ठीक उत्तर में स्थित है। फिर आप देखिए इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां सम्मिलित है। मुख्यतः तो विंध्याचल, भारनेर और कैमूर पहाड़ियां सम्मिलित है। कई बार इसमें पारसनाथ पहाड़ियां जो झारखंड वाली हैं, उनको भी जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद यदि देखें तो जैसे कॉमन पॉइंट मैंने बताया था, आप अरावली, विंध्याचल, सतपुरा और पश्चिमी घाट, इन सब के लिए कॉमन पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि ये महान जल विभाजक का भाग है। फिर सबसे ऊंची चोटी सद्भावना चोटी है, जिसे गुडविल पीक भी कहते हैं। और उसके साथ साथ पन्ना नाम का जो एमपी में स्थान है, वो हीरे के लिए विख्यात है। तो ये सब प्रमुख चीजें हैं विंध्याचल श्रेणी से रिलेटेड। तो नोट्स बनाने हो तो ये चीजें आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे विंध्याचल के बाद सतपुड़ा श्रेणी की। ये सतपुड़ा श्रेणी जो है, इसको सतपुरा या सतपुड़ा भी लिखा हुआ होता है कई जगह, सतपुड़ा श्रेणी। इसका यदि हम विस्तार देखें तो ये यहाँ से शुरू हो जाती है, गुजरात का कुछ भाग, गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र का कुछ बॉर्डर रीजन से होते हुए ये एमपी में ही विस्तृत है मेनली। और एंड में एमपी और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर रीजन है, वहां जाकर ये बघेलखंड पठारी क्षेत्र जो है, उसके पास जाकर बिल्कुल ऑलमोस्ट मर्ज हो जाती है या मिल जाती है लगभग विंध्याचल श्रेणी से। एग्जैक्टली ज्वाइन तो नहीं होती, बट हाँ, दोनों श्रेणियां जो है आपस में काफी नजदीक आ जाती हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर रीजन से। तो ये है सतपुरा श्रेणी। अब इस सतपुरा श्रेणी से रिलेटेड कुछ और चीजें देखें। जैसे मैंने आपको बताया था, विंध्याचल और सतपुरा, विंध्याचल और सतपुरा श्रेणी जो है उनके बीच में भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली, और कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा नदी। तो सतपुरा श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है, सतपुरा, जो कि नर्मदा भ्रंश घाटी के ठीक दक्षिण में है। और इसके ठीक आगे की तरफ एक और नदी बहती है जिसका नाम है तापी। और तापी की जो भ्रंश घाटी है वो बनी है सतपुड़ा श्रेणी और अजंता पहाड़ियों के बीच में। तो सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है या ब्लॉक माउंटेन है, ये मुख्य रूप से नर्मदा और तापी भ्रंश घाटी के बीच में स्थित है। नर्मदा और तापी रिफ्ट वैली के बीच वाला जो ऊपर उठा हुआ माउंटेन रीजन है, उसी को क्या कहते हैं? सतपुड़ा श्रेणी कहते हैं। तो ये दो जो रिफ्ट वैलीज हैं, इसके दोनों तरफ है, नर्मदा और तापी वाली।
अब उसके अलावा और चीजें डिस्कस करें उससे पहले इसका लोकेशन देखिए एग्जैक्ट। तो ये लोकेशन है इसका, लगभग गुजरात से होते हुए और एमपी वाला जो काफी बड़ा हिस्सा है उसमें ये विस्तृत है सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी में यदि देखा जाए तो इसका विस्तार भी लगभग इसी तरह से दिखता है, पश्चिम से पूर्व तक की तरफ विस्तृत है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। थोड़ा सा पार्ट इसका गुजरात में है, बाकी हिस्सा जो है इसका मेनली एमपी में। एक तो इसमें हम पश्चिमी एमपी वाला हिस्सा देखेंगे, सेंट्रल एमपी वाला मतलब मध्यवर्ती एमपी में इसको क्या कहते हैं वो देखेंगे, और पूर्वी एमपी वाले भाग में इसको क्या कहा जाता है वो भी देखेंगे। तो ये जो रेंज है इसका विस्तार अगर देखा जाए तो ये भी काफी सारी पहाड़ियां इसमें सम्मिलित है, और फिर भी अगर इसका पश्चिम से पूर्व तक विस्तार देखें तो लगभग 900 किलोमीटर के आसपास हमें इसका एक्सपेंशन या विस्तार देखने को मिलता है। बिल्कुल विंध्याचल श्रेणी जैसे ही ये भी एक खंड पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन। पर जैसा हमने देखा कि विंध्याचल श्रेणी तो बनी थी चूना पत्थर की, ये वाली जो रेंज है ये बनी है बालू पत्थर की या सैंडस्टोन, इसको हम कह सकते हैं सैंडस्टोन की। और अगर हम एवरेज बेसिस पे देखें तो इसकी हाइट इतनी ज्यादा नहीं है, पर औसत ऊंचाई एवरेज हाइट जो इसकी हमें देखने को मिलती है वो लगभग 760 मीटर के आसपास, 760 मीटर के आसपास लगभग इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। अब इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां सम्मिलित हैं वो देखेंगे। तो देखिए इसमें एक तो गुजरात में राजपीपला के नाम से जानी जाती है इसकी पहाड़ियां, उसके बाद आ जाता है गाविलगढ़, एमपी के पश्चिमी भाग में गाविलगढ़। फिर उसके बाद एमपी का जो सेंट्रल पार्ट आता है मध्यवर्ती भाग, वहां इसको कहा जाता है महादेव पहाड़ियां, और जो पूर्वी भाग है वहां कहते हैं मैकाल पहाड़ियां। अब ये पहाड़ियां सारी इसी में सम्मिलित हैं, राजमहल, गाविलगढ़, महादेव और मैकाल पहाड़ियां इसका भाग है। अब इन सब पहाड़ियों के अलग अलग भागों में अगर देखा जाए तो कौन सा ऐसा भाग है जिसमें पूरे सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये जो महादेव श्रेणी वाला भाग है, महादेव वाला जो पार्ट है ये हिस्सा, ये सबसे ज्यादा ऊंचा भाग है इस सतपुड़ा श्रेणी वाले हिस्से का। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक, इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है धूपगढ़। तो धूपगढ़ जो है पूरे सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी, और किस में स्थित है, महादेव पहाड़ियों में स्थित है। और ये जो महादेव पहाड़ियां हैं इन्हीं के ठीक दक्षिण में साउथ में एक पठार है जिसका नाम है बेतुल का पठार, बेतुल प्लेटो है यहाँ पर साउथ में। और ये जो बेतुल प्लेटो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पठार से निकलती है एक नदी, और उस नदी का नाम है तापी नदी। तो तापी नदी ठीक महादेव पहाड़ के या महादेव पहाड़ियों के दक्षिण में जो बेतुल का पठारी क्षेत्र है, बेतुल का प्लेटो रीजन, वहां से निकलती हैं ये महादेव पहाड़ियों के साउथ में है। और ये महादेव पहाड़ियां जो कि धूपगढ़ जैसी ऊंची चोटी के लिए विख्यात है, उसके अलावा यहाँ पर एक और ऊंची चोटी क्षेत्र और एक बायोस्फीयर रिजर्व है इसी महादेव पहाड़ी में जिसका नाम है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी नाम का जैव आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व और हिल स्टेशन जो है वो भी इन महादेव पहाड़ियों में ही है। तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे प्रमुख पहाड़ियां हैं महादेव पहाड़ियां, जिनमें सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है, जिनमें पंचमढ़ी नाम का एक बायोस्फीयर रिजर्व है, और इन्हीं महादेव पहाड़ियों के दक्षिण में बेतुल का पठार है जहां से निकलती है तापी नदी, या इसको कई जगह ताप्ती नदी भी लिखा हुआ होता है। उसके अलावा आप देखिए ये जो महादेव पहाड़ियां हैं इसके ठीक आगे जो मैकाल पहाड़ियां हैं, मैकाल हिल्स, इन मैकाल पहाड़ियों की एक सबसे ऊंची चोटी है, मैकाल पहाड़ियों की, सतपुड़ा श्रेणी की नहीं, केवल मैकाल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी की बात हो रही है। इनकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, और अमरकंटक जो मैकाल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है वहां से दो प्रमुख नदियां निकलती,
एक तो निकलती है नर्मदा नदी, नर्मदा, और दूसरी प्रमुख नदी जो निकलती है वो है सोन नदी, जो आगे जाकर गंगा नदी से मिलती है। तो सतपुरा श्रेणी की जो पहाड़ियां हैं, जैसे मैकाल पहाड़ी से दो नदियां निकल रही है, नर्मदा और सोन, जबकि इस सतपुरा श्रेणी के ठीक दक्षिण में एक पठार से निकल रही है तापी नदी। तो जैसा मैंने बताया था कि ये सतपुरा श्रेणी जो है ये तापी नदी और नर्मदा नदी के बीच में है, और तापी और नर्मदा नदियां जो है इसी पर्वतीय क्षेत्र से या इसके आसपास वाले क्षेत्र से निकलती हैं। तो ये प्रमुख नदियां हैं इसके आसपास वाले क्षेत्र में। तो ये है मुख्यतः सतपुरा श्रेणी की मेन चीजें। तो यह श्रेणी पश्चिम से पूर्व तक लगभग 900 किलोमीटर दूरी में विस्तृत है। राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव, मैकाल जैसी पहाड़ियां इसका भाग है, और महादेव पहाड़ियों में धूपगढ़ और पंचमढ़ी जैसे क्षेत्र हैं, और बैतुल का पठार इनके ठीक दक्षिण में है जहां से तापी नदी निकलती है। मैकाल पहाड़ियों की ऊंची चोटी अमरकंटक से सोन और नर्मदा नदी निकलती है। खंड पर्वत है और बालू पत्थर से बना है, और औसत ऊंचाई लगभग इतनी है 760 मीटर। तो ये मेन चीजें सतपुरा श्रेणी की। तो देखिए अभी जो हमने डिस्कस किया वही यहाँ लिखा है। बालू पत्थर से निर्मित खंड पर्वत जो पश्चिम से पूर्व तक 900 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। औसत ऊंचाई 760 मीटर। सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, नर्मदा के दक्षिण में और तापी के उत्तर में। नर्मदा और तापी के बीच में है सतपुरा श्रेणी। फिर राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव, मैकाल, ये इसके अलग अलग पहाड़ियां हैं जो इसी में इंक्लूडेड है, इस रेंज में सम्मिलित है। फिर है महादेव पहाड़ियों में धूपगढ़ नाम की सबसे ऊंची चोटी है, 1350 मीटर है धूपगढ़ की ऊंचाई। और पंचमढ़ी नाम का एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है जो एक हिल स्टेशन भी है। जबकि मैकाल पहाड़ियां जो है उसमें अमरकंटक नाम की एक ऊंची चोटी है जिसकी हाइट लगभग 1036 मीटर है, और इसी अमरकंटक से निकलती है सोन और नर्मदा जैसी प्रमुख नदियां। फिर है महादेव पहाड़ियों के दक्षिण में बैतुल का पठार है, और बैतुल के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तापी नदी निकलती है। तो आज हमने ये जो प्रमुख पठार पर्वत है, माउंटेन्स, इनमें से हमने अरावली माउंटेन कवर किया, हमने विंध्याचल कवर किया, हमने सतपुरा देखा, और हमने ये जो पहाड़ियां हैं यहाँ पर जिन्हें हम गिर पहाड़ियां या काठियावाड़ पहाड़ियां कहते हैं वो देखी। तो जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, पेनिनसुलर प्लेटो रीजन, उसकी जो उत्तर भारत में पहाड़ियां हैं या पर्वत हैं वो हमने आज देख ली है। कल की क्लास में हम जो दक्षिण भारत में पहाड़ियां या पर्वत हैं उनको देखेंगे। और दक्षिण भारत में कौन कौन से पर्वत रह जाते हैं जो हमें डिस्कस करने हैं? वो है पश्चिमी घाट, नीलगिरी पहाड़ियां और पूर्वी घाट। पूर्वी घाट, तो इनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे एक एक करके। तब तक आप इन 4 पर्वत भागों को रिवाइज कीजिए, इनके नोट्स बनाइए, इनको लर्न कीजिए अच्छे से। थैंक यू।